प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास की फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी को बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। दोस्तों, एक गोल्डन टॉपिक है और आज इसी पर अटैक करना है। और जो बच्चे जीमेंस और नीट के पेपर का तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। दोस्तों, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अगर इसकी डिफिनीशन की बात कर ले तो इसका डिफिनीशन दिया जाता है कि किसी चालक में, दोस्तों कंडक्टर की बात करते हैं, किसी चालक में विभवांतर के अधीन, यहां पर एक बात आप नोट करिएगा, किसके अधीन? विभवांतर के अधीन इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी परिभाषा के साथ आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म नहीं होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक लंबी सी कहानी है और इस लंबी सी कहानी को और में रोचक बनाकर बताएंगे कि आज के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके दिमाग में कभी भी नहीं निकलेगा। आप भूलने की भी कोशिश करें तो और ज्यादा याद आएगा। तो चलिए दोस्तों, उस लेवल से मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आज बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए एक कंडक्टर हम बना लेते हैं। एक कंडक्टर बना लेते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत प्यारा सा कंडक्टर है, ये बहुत प्यारा सा कंडक्टर है। इस पर आपका दिल आ जाएगा, आए या ना आए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे केवल अच्छे तरीके से बतानी है। तो मैंने क्या बताया कि प्यारा सा कंडक्टर है, इस पर आपका दिल आ जाएगा। आपका दिल आए या ना आए, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, प्यारा सा कंडक्टर है और एक विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा गया है। विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा गया है। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि प्यारा सा कंडक्टर है, इसको विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा गया। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की सीरी को हम किसी सेल या बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा गया है। मतलब इस कंडक्टर के दोनों सिरे को हम किसी सेल या बैटरी के साथ नहीं जोड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, और इस कंडक्टर को हम केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। दोस्तों, यहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि इस कंडक्टर को सेल या बैटरी से जोड़ा गया हो। यानी इसका अर्थ यह होता है कि ये जो कंडक्टर है, अगर दो यहां पर अनंत लंबाई का प्लेन शीट है, यहां पर देख सकते हैं, एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। तो दोस्तों, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसके बीच में इस कंडक्टर को रखा गया है। तो इसका अर्थ यह होता है कि इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। यानी इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस कंडक्टर को रखे, तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि इसको सेल या बैटरी से जोड़े हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हम विद्युत क्षेत्र में केवल रखे हैं, मतलब दो प्लेन शीट है और उनके बीच हम क्या किए? इस कंडक्टर को रखे हैं। अब यहां से समझते हैं। अब एक क्या होता है कि इस कंडक्टर के भीतर, दोस्तों, इस कंडक्टर के भीतर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं? हमने आपको बताया कि इस कंडक्टर के भीतर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, बात बनती है कि इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? तो दोस्तों, एटम के जो बाहरी कक्ष होता है उससे इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब इसको विद्युत क्षेत्र में, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस पर रखते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है और इस पर जो फोर्स लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत लगता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसको रखे हैं और इस पर जो फोर्स लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां से नेगेटिव चार्ज हटा, तो दोस्तों जहां पर नेगेटिव चार्ज हटेगा वहां पर एक क्या देंगे कि पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ क्या गया दोस्तों? यहां से नेगेटिव चार्ज हटेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहां पर जानते हैं चार्ज क्या हो जाता है दोस्तों? चार्ज यहां पर इंड्यूज हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है?
इंड्यूस्ड हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। और दोस्तों यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसके बीच भी एक फील्ड क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित, क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ई इंड्यूस्ड। और दोस्तों जो ई इंड्यूस्ड होता है, एक इसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो दोस्तों इसको लाकर इधर जोड़े तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों यहां से आपको देखने को मिलता होगा कि इस कंडक्टर के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, 0 होता है। और आपको पहले ही से मालूम है कि कंडक्टर के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा जी, 0 होगा। क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि कंडक्टर है और इस कंडक्टर के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। तो दोस्तों इसमें तो और भी सारे इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें और सारे इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों इसमें और जो सारे इलेक्ट्रॉन है, अब बताइए कि वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे। सोचिए यहां पर जो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या होंगे, रेस्ट में होंगे कि मोशन में होंगे। तो दोस्तों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है इस कंडक्टर के भीतर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 आया है, इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रेस्ट में नहीं होते, मोशन में होते हैं। यानी दोस्तों यहां पर मोशन में होते हैं। क्या होते हैं जी, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाए तो ये क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। क्या होते हैं जी, मोशन में होते हैं। चलिए क्या होते हैं जी, मोशन में होते हैं। और दोस्तों इसको एनर्जी कहां से प्राप्त होता है, तो दोस्तों एक कंडक्टर है, मान लीजिए इस कंडक्टर का टेम्परेचर, ताप कितना डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाहर वातावरण के ताप 28 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं है। तो दोस्तों यहां से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। इसको क्या मिलता है जी, थर्मल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी मिलता है। और ये थर्मल एनर्जी को प्राप्त करता है। और दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को प्राप्त करता है तो ये तापीय वेग से इस कंडक्टर के भीतर गति करते हैं। और दोस्तों जो तापीय वेग होता है, तापीय वेग का जो कोटि होता है काफी उच्च कोटि होता है, यानी 10 की पावर 4 से लगभग 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होगा वो यादृच्छिक गति के रूप में चलते हैं, यादृच्छिक गति के रूप में होता है। अब यादृच्छिक गति का अर्थ क्या होता है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, किसी का डायरेक्शन इधर तो किसी का डायरेक्शन इधर, 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 समझिए कि नागिन डांस जैसा। तो इस कंडक्टर के भीतर ऐसे इलेक्ट्रॉन की गति होता है, रेंडम मोशन होता है। अब रेंडम मोशन क्यों होता है ये भी तो समझना उचित है। तो प्यारे बच्चों इस कंडक्टर के भीतर जो भी एटम्स होते हैं उससे क्या करते, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। और बहुत सारे इसमें भी धन आवेशित एटम होते हैं जिनसे टकराते हैं और इनकी डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इनकी डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन की गति होता है वो क्या होता है, अनियमित गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये रेंडम गति करते हैं और ये सभी दिशाओं में गति करते हैं, जिनके कारण अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति करने के कारण यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं होता है। और दोस्तों जब एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं होगा प्रवाह इलेक्ट्रॉन का, तो दोस्तों धारा का प्रवाह 0 होगा। चूंकि आपको मालूम है कि करंट क्या होता है, हमने आपको बता रखे हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड क्या जी, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यानी सभी दिशा में गति करते, किसी डेफिनिट डायरेक्शन में गति नहीं करते हैं, जिनके कारण इसमें जो नेट धारा होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों एक कब की बात करते हैं, जब इनके सिरे को हम किसी सेल या बैटरी से नहीं जोड़े हैं तब की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है
कि यहां पर अब बहुत सारी बात आपको बताएंगे कि यहां पर जो ए इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग E1 है, इसका U2 मान लेते हैं, E1 वेक्टर, U2 वेक्टर, यहां पर U3 वेक्टर ऐसे मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो औसत तापीय वेग होता है उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। अब शून्य क्यों होगा? कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे हैं, 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 नीचे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसका यानी औसत तापीय वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत तापीय वेग का मान शून्य होगा, जिसको दोस्तों हम यहां पर लिख सकते हैं कि UAV मतलब U एवरेज बराबर दोस्तों लिख सकते हैं यहां पर E1 वेक्टर आ प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर, यहां पर U3 वेक्टर प्लस U4 वेक्टर प्लस डॉट डॉट UN वेक्टर, सब वेक्टर पर चिन्ह चढ़ाएंगे बटा n। तो दोस्तों यहां पर जो आपको औसत, यहां पर जो आपको औसत वेग मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग मिलेगा वो क्या मिलेगा जी? 0, जिसको UAV एवरेज तापीय वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगा? क्या होगा? 0 होगा। अब दोस्तों यहां से एक बात और आपको बताएंगे कि यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग का मान शून्य होता है। हमने क्या बताया कि इसमें इस कंडक्टर के भीतर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका औसत तापीय वेग का मान शून्य होता है। अगर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग की बात कर लिया जाए तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग का भी मान शून्य होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि यहां से जो दोस्तों यहां से जो यानी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इधर आए, एटम से टकराए, इधर गए, फिर एटम से टकराए, इधर से आए, इधर टकराए, फिर इधर आए, हो सकता है कि फिर यहां पर आ जाए। और आपको मालूम है कि जो औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल दूरी, कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है औसत वेग बराबर। तो दोस्तों यहां से क्या होगा? विस्थापन जहां से चले वहीं पर आ गए तो विस्थापन का मान 0, तो औसत वेग भी क्या मिलेगा जी? 0। तो दोस्तों यहां पर कोई भी आपसे प्रश्न करे कि एक इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होगा, तापीय औसत वेग क्या होगा, तो दोस्तों ये क्या होगा जी? 0 होगा। तो ये भी बात आपको दिमाग में रखना होगा। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और दोस्तों अभी जो आपको बताए इस समझिए कि ये क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब दोस्तों ये क्या करेंगे कि जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने क्या किए थे? किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किए थे। अब इस कंडक्टर को हम जानते हैं क्या करेंगे? किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा? जो होगा आपके सामने होगा। अब इस कंडक्टर को देखेंगे, यहां पर तो माइनस 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 प्लस 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 था और यहां पर क्या किए? चलिए इसको हमने सेल से जोड़ दिए। क्या कर दिए? सेल से जोड़ दिए। दोस्तों यहां पर प्लस होगा, यहां पर क्या होगा? माइनस होगा, यानी ये उच्च विभव होगा और ये क्या होगा जी? निम्न विभव। ये जो सिरा होगा ये निम्न विभव होगा, निम्न विभव पर होगा। तो दोस्तों यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आकर यहां पर, ये तो चार्ज यहां पर आकर नष्ट हो जाएगा और ये भी चार्ज यहां पर आ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक बात आती है कि आपको मालूम है कि जो करंट का प्रवाह होता है, जो करंट का प्रवाह होता है वो क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो दोस्तों यहां से आपको क्या होगा? करंट का प्रवाह होगा। इसमें क्या होगा? करंट का प्रवाह होगा और यहां पर ई वेक्टर करंट का प्रवाह होगा। अब यहां पर देखिए कि इसमें क्या होता है कि जब कंडक्टर के दोनों सिरे को हम क्या करते हैं? सेल या बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है? विद्युत धारा स्थापित हो जाता है। चूंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर खिसकने लगते हैं, यानी उच्च विभव की ओर इनकी प्रवाह होने लगता है। ऐसा नहीं है कि एटम से नहीं टकराते हैं, एटम से टकराते हैं, एटम से टकराते हैं, लेकिन दोस्तों इसको ये वेलोसिटी प्राप्त करने के बावजूद ये दोस्तों इनकी जो डायरेक्शन होता है उच्च विभव की ओर होने लगता है, जिसके कारण इसमें धारा स्थापित हो जाता है। तो अब दोस्तों देखेंगे इसमें बहुत सारी बातें कि दोस्तों अगर यहां पर देखिए ए इलेक्ट्रॉन है, दोस्तों यहां पर देखेंगे ए इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है और ए विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया है, तो दोस्तों
इस पर लगा बल क्या होगा? तो आपने पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं, आपने पिछले क्लास में पढ़े हैं कि दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा जी? आपने पढ़ रखे होंगे F बराबर E इंटू क्यू। तो दोस्तों क्या होगा जी? E इंटू क्यू हो जाएगा, A इंटू क्यू हो जाएगा ना। अगर निगेटिव चार्ज है तो इसके विपरीत फोर्स लगता है। तो यही तो बात है कि दोस्तों यहां पर लिखेंगे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, यहां पर देखेंगे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा विद्युतीय बल, लगा विद्युतीय बल, तो F बराबर इस पर फोर्स लगेगा तो माइनस E इंटू क्या होगा जी? यहां पर देख सकते हैं F बराबर Q, यहां पर चार्ज, यहां पर Q था तो यहां पर Q, यहां पर E है तो माइनस E, माइनस E तो माइनस E इंटू E वेक्टर। यानी अब लिखेंगे प्रत्येक, यहां पर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लिखेंगे, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे त्वरण। तो दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए A वेक्टर बराबर क्या होगा जी? F वेक्टर बटा m। अब यहां पर जो m होगा ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर मास होगा। तो दोस्तों यहां पर A वेक्टर बराबर F वेक्टर यहां पर लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस E इंटू E वेक्टर बाई m हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम क्या किए हैं कि सेल या बैटरी से जोड़े हैं, तभी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उनका तापीय वेग होगा। तो दोस्तों लिखेंगे माना कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, माना कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग E1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर डॉट इवन वेक्टर है। और दोस्तों आपको यहां पर बताएं कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग का मान, यानी जिसको लिख सकते हैं U एवरेज बराबर E1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर प्लस डॉट UN वेक्टर बटा n, क्या होता है जी? 0 होता है। UAV बराबर क्या होगा? 0 होता है। चलिए दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इधर, दोस्तों यहां पर लिखेंगे गति समीकरण से आपको मालूम है कि V बराबर, यहां पर V1 कर लेंगे, V1 कर लेंगे तो V1 बराबर क्या होगा? E1 प्लस A इंटू T। तो यहां पर टाउ लेते हैं तो यहां पर टाउ के लिए यहां पर ऐसा कर लेंगे, टाउ 1 कर लेंगे, यहां पर भी वेक्टर, इस पर भी वेक्टर और इस पर भी वेक्टर देंगे। समीकरण 1 V2 वेक्टर बराबर क्या होगा जी? U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर इंटू टाउ 2 कर लेंगे। चूंकि फिर अगला यानी तापीय वेग से जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, हो सकता है कि वो अलग समय में जाकर फिर एटम से टकराए। दोस्तों V3 वेक्टर के लिए यहां पर V3 वेक्टर प्लस A वेक्टर इंटू टाउ 3 दे देंगे, अलग समय होगा। फिर समीकरण 3 देंगे ऐसे डॉट Vn वेक्टर के लिए यहां पर एक क्या होगा जी? Vn Un ना, Un वेक्टर प्लस A वेक्टर इंटू टाउ n। चलिए यहां पर दे दिए। अब यहां से एक काम करेंगे, अब हमें चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों जो इसका औसत निकालेंगे ना, इसका जब औसत निकालेंगे तो इसका जो औसत होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होता है। तो दोस्तों यहां पर कर लेंगे V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर प्लस V4 वेक्टर प्लस डॉट Vn वेक्टर, अब बटा में n, और यही दोस्तों आपका क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, जिसको Vd से सूचित करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अब इसका व्यंजक निकाला जाए तो Vd बराबर
v1 वेक्टर, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा जी e1 वेक्टर आ प्लस यहां पर a वेक्टर इंटू टाउ1 u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टाउ2 प्लस यहां पर डॉट डॉट दे देते हैं और यहां पर un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू यहां पर टाउ n, अब बटा में क्या दे देंगे जी n। अब इसके आगे देखिए दोस्तों यहां पर क्या कर सकते हैं vd बराबर, यानी इसको एक साथ ले लेते हैं, यानी u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट un वेक्टर अब बटा n आ प्लस यहां पर a वेक्टर कॉमन कर लेते हैं तो टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट डॉट टाउ n अब बटा क्या हो जाएगा जी n हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर vd बराबर देखिए, यहां पर जो vd बराबर देखिए तो दोस्तों यहां पर इसके लिए जो वैल्यू अभी तो आपको बता रखे थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत तापीय वेग का मान 0 होता है, तो दोस्तों यहां पर 0 और यहां पर a वेक्टर इंटू यहां पर देखिए a औसत विश्रांति काल होता है, जिसको हम यहां पर a वेक्टर इंटू केवल टाउ से लिखेंगे। यहां पर देख सकते हैं कि जहां जो टाउ है a क्या है जी टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस यहां पर टाउ3 प्लस डॉट डॉट टाउ n बटा n है, मतलब इसके बदले हम टाउ ले लिए और यहां पर जो टाउ है ये क्या है औसत विश्रांति काल है। क्या है जी औसत विश्रांति काल है। तो दोस्तों यहां पर vd बराबर क्या मिला a वेक्टर इंटू टाउ। अब यहां से आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहां से अब आपको मिटका दे रहे हैं, यहां पर आपको यहां से देखिए हम मिटका दे रहे हैं और यहां पर जो a है तो a के लिए हम निकाले थे, इधर मिट गया है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, हमने बताया ना कि इस पर लगा बल क्या होगा जी F वेक्टर बराबर माइनस e इंटू, आपको बताए थे F वेक्टर बराबर माइनस e इंटू ई वेक्टर बड़ा ई वेक्टर। दोस्तों a वेक्टर बराबर, तो दोस्तों आपको मालूम है F बाई m होता है, तो a वेक्टर बराबर F, तो F के लिए माइनस e छोटा ई इंटू बड़ा ई अब बटा क्या होगा m होगा। तो दोस्तों यहां पर vd बराबर क्या कर सकते हैं a के जगह तो माइनस e छोटा e जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर e वेक्टर अब बटा क्या होगा जी m। तो दोस्तों यही रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का व्यंजक। और माइनस सिंबल इस बात को बताता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट दिशा में होता है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है देखिए, इसको हम किससे जोड़े हैं, इसको हम सेल से जोड़े हैं, इसको सेल या बैटरी से जोड़े हैं। तो दोस्तों अब डिफिनीशन दे सकते हैं कि किसी कंडक्टर में विभवांतर के अधीन, देखिए हम इसको सेल से जोड़े हैं, सेल या बैटरी से जोड़े हैं, यानी किसी चालक में विभवांतर के अधीन, दिमाग में रखिएगा कि किसी सेल में विभवांतर के अधीन इलेक्ट्रॉन की गति को, किसके गति को, इलेक्ट्रॉन की गति को, या जिस इलेक्ट्रॉन की गति को, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है एक अचर वेग से होता है और उस अचर वेग को ही हम क्या कहते हैं जी अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो विद्युत क्षेत्र के, वो क्या होता है जी विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और दोस्तों एक क्या होता है, एक अचर वेग से इनका गति होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति होता है और इस वेग को, इस अचर वेग को ही हम क्या कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। और जिसका व्यंजक vd बराबर माइनस e, एक चीज यहां पर छूट रहा है, यहां पर ये टाउ है तो यहां पर तो टाउ देना होगा, यानी vd बराबर माइनस e इंटू ई वेक्टर बटा m इंटू टाउ। यहां पर जो टाउ है, यहां पर जो टाउ है ये क्या है जी औसत विश्रांति काल है। ये क्या है जी औसत विश्रांति काल है। और दोस्तों इसमें तो हर चीज आपको मालूम हो गया। तो आज के बाद याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का व्यंजक क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये अपवाह वेग आपको क्लियर हो गया होगा। टॉप था, इसको मैंने बताया, आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों कल हम इसके आगे वाले टॉपिक पर ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं।